डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखे थे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेट्स। जैसे कि हमने ट्रांसलेशनल वेक्टर्स को लिया था बेसिस सेट, रोटेशनल वेक्टर्स लिए थे, बॉन्ड वेक्टर्स लिए थे, और उस बेसिस पर हमने डिफरेंट डिफरेंट सेट्स निकाले थे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वाले। अच्छा, एक चीज़ मैं और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि उन रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पर उससे शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाह रही थी कि लास्ट वीडियो में जब मैंने आपसे ये रोटेशनल वेक्टर्स डिस्कस किए थे तो शायद इसमें आर वाई थोड़ा सा गलत हो गया था। वो मैंने अभी वीडियो देखा तो मुझे लगा उसको मैं एक बार दोबारा से आपको बता देना चाह रही हूँ कि कैसे हम कर रहे हैं। देखिए, हमने जो ये अपनी एक्सिस मानी हुई थी, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब हमने इसमें आर वाई जो हमने यानी रोटेशनल वेक्टर लिया है वो वाई के अलोंग लेंगे और उसको हम कुछ इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वाई के अलोंग हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसमें अपनी डायरेक्शन देखेंगे कि हमारी डायरेक्शन क्या है। ये हमारी जा रही है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और अगर हम इस तरह से शुरुआत कर लेते हैं तो हम ले रहे हैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपको कोई एक डायरेक्शन जो है फिक्स कर लेनी है। या तो आप एंटी क्लॉकवाइज शुरू में फिक्स कर लीजिए या फिर आप क्लॉकवाइज फिक्स कर लीजिए। तो ये हमारी क्लॉकवाइज सपोज हमने पहले से फिक्स कर ली कि हमने इस तरह से रोटेशनल वेक्टर को शो किया है। ठीक, फिर हम क्या कर रहे हैं, हमें C2 इस पर अप्लाई करनी है। तो जब हम C2 अप्लाई करेंगे, वो हमारी Z एक्सिस के अलोंग है C2, ये हमने शुरू में ही बता दिया था। तो ये हमारी Z एक्सिस के अलोंग, यानी हम इस तरह से इसको रोटेट करेंगे। अगर हम इसको इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये हमारी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, मतलब हमने ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे कर दिया। तो अब अगर हम यहाँ रोटेशन देखें, यहाँ पर हमारी रोटेशन क्या जा रही थी, ये हमारी जा रही थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अब हमारी रोटेशन क्या जा रही है, ये जा रही है हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरह से हमने C2 के लिए यहाँ पर -1 लिखा था। तो जो C2 के लिए आ रहा था यहाँ पर -1, तो ये शायद मैंने थोड़ा सा रोटेशन में पिछली बार कुछ गलत बता दिया था, तो आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। तो अब हम आते हैं इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। तो इसमें हमने ये बताया हुआ है कि ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है रिप्रेजेंटेशन, इनको हम दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हमारी होती है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, दूसरी होती है हमारी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब रिड्यूसिबल से क्या मतलब है, रिड्यूसिबल से मतलब है ऐसी रिप्रेजेंटेशन जिसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकें। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए, जो मैंने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताई है, मैंने वाटर के केस में भी आपको बताया था कि कोई हम 3 डायमेंशन ले सकते हैं, कोई हम 6 डायमेंशन हो सकती है और 9 डायमेंशन हो सकती है। ये डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ एटम्स है मॉलिक्यूल में। तो अगर हमारी कोई एक बड़ी रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स, जैसे बड़ी मैट्रिक्स बनी हुई है, सपोज हमारी 9 डायमेंशनल की है, और अगर हमें उसे रिड्यूस करना है, तो जैसे रिड्यूस करने का मतलब ये होता है कि हम 9 डायमेंशनल से उसको 3 डायमेंशनल में ला रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि 9 से 3 में लाना, तो बस इसको हम कहते हैं रिड्यूस करना। तो ये हो जाता है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की हायर डायमेंशन वाली मैट्रिक्स को लोअर डायमेंशन वाली मैट्रिक्स में, या हायर ऑर्डर वाली मैट्रिक्स को लोअर ऑर्डर वाली मैट्रिक्स में जो रिड्यूस करें, या ऐसी मैट्रिक्स जो रिड्यूस हो जाए, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अगर हायर डायमेंशन वाली मैट्रिक्स या रिप्रेजेंटेशन रिड्यूस हो सकती है लोअर डायमेंशंस में, तो हम उसको बोलेंगे रिड्यूसिबल, और अगर वो रिड्यूस नहीं हो सकती तो हम उसे बोलेंगे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो जो रिड्यूस करना होता है ये हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक में तो हम यूज़ करते हैं ब्लॉक फैक्टराइजेशन मेथड, या हम यूज़ कर लेते हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ब्लॉक फैक्टराइजेशन कैसे कर लेते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ, और हम क्यों करते हैं इसका भी रीज़न। देखिए, अब सपोज आपके पास ये एक मैट्रिक्स है। ठीक, आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी मैट्रिक्स है, 6 × 6 ऑर्डर है इसका, या हम कह सकते हैं कि 6 डायमेंशन वाली जो है मैट्रिक्स है। ये 6 × 6 कैसे है, ये तो मैंने आपको बताया, रो इंटू कॉलम अगर हम करें 1 2 3 4 5 6 रो है और 6 ही यहाँ पर कॉलम है। तो ये हमारी 6 × 6 ऑर्डर वाली हो गई, और ये 6 डायमेंशंस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास दूसरी भी है। अगर हमें इन दोनों का प्रोडक्ट लेना हो तो हमारा आंसर ये आएगा। ठीक, वो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अब आप खुद सोचिए कि जब आपको ये ऑर्डर, मैं आपको अगर ये मैट्रिक्स दे दूँ और आपको कहूँ कि ये प्रोडक्ट लेके आओ इसका, तो आप क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम इस एक की रो और दूसरे का कॉलम, इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पहला नंबर मिलता है।
फिर हम इसी रो को जब दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिलता है। कैसे, वो सब मैंने आपको बता रखा है। पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और इन सबको ऐड करते चले जाएंगे। तो जब वो एडिशन से जो नंबर आता है वो हमारा ये नंबर है। फिर हम इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ, फिर फोर्थ के साथ, फिफ्थ के साथ, सिक्स के साथ, इस तरह से हमारे पास ये पहली रो बन के आएगी। तो पहली रो बनाने के लिए हमें करीब 36 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पहली रो को जब हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही जब हम पहली रो को दूसरे से करेंगे तो फिर से 6 टाइम करेंगे। तो टोटल जब हम फर्स्ट रो बनाएंगे तो 36 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत टीडियस मेथड हो जाता है, काफ़ी लंबा है प्रोसीजर। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि हम ब्लॉक फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हैं। अब ब्लॉक फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इस बड़ी मैट्रिक्स को छोटी छोटी मैट्रिक्स में डिवाइड कर लेते हैं। और डिवाइड कैसे करते हैं, अलोंग द डायगोनल। जैसे कि हम इस वाली मैट्रिक्स को कैसे छोटा छोटा मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स हम यहाँ हम सिर्फ डायगोनल के अलोंग चलेंगे। एक मैट्रिक्स हमारी ये बन गई 2 इंटू 2 वाली, फिर एक मैट्रिक्स हमारी ये बनी 1 इंटू 1 वाली, और फिर एक मैट्रिक्स ये बन के आ गई 3 इंटू 3 वाली। तो ये हमने छोटे छोटे ब्लॉक्स में इसको बना दिया, छोटे छोटे मैट्रिक्स में बना दिया। तो इस एक तरह से बड़ी मैट्रिक्स को छोटे ब्लॉक्स में फैक्टराइज कर दिया है। तो इसलिए हम इसको ब्लॉक फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। और ऐसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं, जैसा हमने इसमें किया है। अगर ये 2 इंटू 2 में डिवाइड की है तो इसको भी हमें 2 इंटू 2 में ही डिवाइड करना पड़ेगा। फिर हमने 1 ले रखी है तो फिर से हम इसमें भी 1 ले लेंगे, ठीक। और फिर हमारी 3 इंटू 3 थी तो ये भी हमारी 3 इंटू 3 हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमने, और हमें इस तरह से फैक्टराइज करना पड़ता है कि इस मैट्रिक्स के बाहर कोई भी हमारा नॉन ज़ीरो नंबर ना बचे, सारे के सारे ज़ीरो ही आने चाहिए। तो आप देख भी सकते हैं कि इसके बाहर जितने भी हैं या यहाँ पर भी सारे के सारे ज़ीरो ही हैं। तभी ये मेथड आप अप्लाई कर पाएंगे, तभी आप बड़ी मैट्रिक्स को छोटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो अलोंग द डायगोनल करेंगे एक तो फैक्टराइजेशन, ब्लॉक्स बनाएंगे और उसी हिसाब से ब्लॉक्स बनाएंगे कि बाहर जितने भी आए, मैट्रिक्स के बाहर सारे हमारे ज़ीरो आए, कोई भी नॉन ज़ीरो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हमें यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट लेके आएंगे वो बहुत इजीली लेके आ सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये 2 इंटू 2 को 2 इंटू 2 वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 इंटू 1 को 1 इंटू 1 से करेंगे, फिर 3 इंटू 3 को 3 इंटू 3 से करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर आपको करके दिखा रखा है कि पहले मैंने इसको इससे किया तो ये बना ली इसकी और ये बना ली फिर यहाँ पर इसकी, ठीक है। और ये जो आंसर, अब जो ये आंसर आया इसको हम यहीं इसी पोजीशन पर रखेंगे जहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स थी, जैसे हमने यहाँ पर रखा हुआ, ठीक है। फिर जो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा, ये 1 इंटू 1 मैट्रिक्स है तो ये दोनों की दोनों, ठीक है। फिर आंसर आया हमारा ये, तो ये हमारी इसी प्लेस पे रखी जाएगी, ठीक। फिर हमने 3 इंटू 3 को किया और ये भी हमारी इसी प्लेस पे रखी जाएगी। तो आप देख रहे हैं, और इसके बाहर सारे हमें जीरो लिख देने हैं। तो आप खुद से भी जब आप इसको 36 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तब भी आपका आंसर यही आएगा। और आप इसको छोटे छोटे ब्लॉक फैक्टर मतलब ब्लॉक्स में डिवाइड करके देख लीजिए, ब्लॉक मैट्रिसेस में, तब भी आपका आंसर ऐसे आएगा। तो ये मेथड हुआ कि हमने अब क्या किया ना, 6 इंटू 6 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स को एक तो 2 इंटू 2 वाली मैट्रिक्स में रिड्यूस कर लिया, एक 1 इंटू 1 में कर लिया और एक 3 इंटू 3 में कर लिया। तो हम ये कहेंगे कि जो ये वाली मैट्रिसेस हुई, ये तो हो गई हमारी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, कह सकते हैं हम इसको यहाँ पर, और ये हमारी हो गई। अब अगर ये फर्दर रिड्यूस हो सकती हूँ वो भी हम देख लेंगे। अगर हम ब्लॉक फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं यहाँ पर तो हमने क्या करना है, 2 इंटू 2 वाली 1 इंटू 1 में ही हो सकती है, तो एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक। लेकिन जैसे हमने ये दोनों लिए तो हमने देखा इस मैट्रिक्स के बाहर हमारा 1 जो है वो छूट गया है, तो इसका मतलब ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो पाएगी, ठीक है। और ऐसे ये वाली भी है, ये भी नहीं फर्दर, तो कोई भी एक अगर फर्दर रिड्यूस नहीं हो पा रही है तो आप उसको फिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बस हमें देखना है कि मैट्रिक्स जो हमने बनाई है उसके बाहर जो है हमारे वो नॉन जीरो नंबर नहीं रहने चाहिए, सिर्फ जीरो रहने चाहिए। तो ना तो ये और ना ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकती। सपोज 3 वाली को मैं रिड्यूस करना चाह रही हूँ 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1 में, तो ये मैंने 2 इंटू 2 ले ली और ये हमारी 1 इंटू 1 ले ली। लेकिन देखा इस मैट्रिक्स के बाहर भी हमारे नॉन जीरो नंबर्स जो हैं वो रह गए हैं, तो नॉन जीरो नंबर्स जो हैं वो बाहर नहीं रहने चाहिए, वो मैट्रिक्स के अंदर आने चाहिए, ठीक। तो ये भी फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकती। तो जो मैट्रिक्स हमारी फर्दर रिड्यूस ना हो पाए उनको हम बोलेंगे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, और जो हमारी फर्दर रिड्यूस हो रही हैं तो उनको हम बोलेंगे रिड्यूसिबल। तो हायर डायमेंशंस वाली को अगर हम लोअर डायमेंशंस वाली में रिड्यूस कर सकें तो वो हो जाएंगी रिड्यूसिबल, अदरवाइज वो कहलाएंगी इररिड्यूसिबल। तो ये तो था हमारा ब्लॉक फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेकेंड मेथड हम इसमें यूज़ कर लेते हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन।
अब ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको जब क्लासेस समझाई थी तब मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट को हमें दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म करना हो तो एक हम थर्ड एलिमेंट की हेल्प से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और अगर वो ट्रांसफॉर्म हो पाए तो वो दोनों एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम क्लास में माने जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये बना भी रखा, जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, सपोज हमारा कोई एलिमेंट, जैसे मैं यहाँ पर यही ले रही हूँ कि ए है, ए को सपोज हमें एस में चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, और ये दोनों हमारे किसी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो हम उसी ग्रुप में एक तीसरा एलिमेंट भी ढूंढेंगे, उसको यहाँ रखेंगे और फिर उसके इन्वर्स ले लेंगे। ये सब मैंने करके दिखाया हुआ है आपको। जब सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो मेरा वीडियो है आप वो ज़रूर देखिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करा सकते हैं। तो ये ए, अगर इस मेथड से ये ए जो है एस में चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि ये ए और एस जो है वो सिमिलर क्लास में, सेम क्लास में आ जाते हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। तो इस तरह से हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसी तरह से हम मैट्रिक्स का भी सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो हम यहाँ देख लेते हैं। इसमें क्या है कि जैसे C31 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइंट ग्रुप C3V बेस्ड ऑन द बॉन्ड वेक्टर्स ऑफ अमोनिया इज। पिछली बार मैंने आपको बॉन्ड वेक्टर्स भी बहुत अच्छे से समझाया था अमोनिया के केस में, और उसमें C31 की जो मैट्रिक्स निकल के आई थी वो मैंने यहाँ पर बना रखी। सपोज उसको मैंने A से लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स वहाँ पर निकल के आई। अब अगर हमें इसी मैट्रिक्स को पर सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है तो हमें एक और मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी और उसके इन्वर्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो सपोज, और हमारा वो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे शो कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से, x इनवर्स a और x। यहाँ पर मैट्रिक्स x जो है वो हमने यहाँ बना दी। सपोज ये वाली हमारी वो x मैट्रिक्स है, जहाँ पर ये स्मॉल x की वैल्यू है √2/3 और स्मॉल y की वैल्यू है √1/3, ठीक। अब ये तो थी हमारी x मैट्रिक्स, क्योंकि हमें x इन्वर्स भी चाहिए, और इन्वर्स मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स जब हम निकालते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जो इसकी रो हैं वो इसके कॉलम बन जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो ये चीज़ लिखी हुई है उसको हमने यहाँ लिख दिया, और जो ये चीज़ रो है इसका सेकंड कॉलम, इसकी थर्ड रो, इसका थर्ड कॉलम। अब आप सोचेंगे कि ये नंबर्स अलग हैं और ये नंबर्स अलग हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू रखने के बाद तो आपको यही सब कुछ मिलने वाला है, और ये मैंने आपके लिए एक करके रखा हुआ है। देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर -2/3x है, यहाँ पर हमें -2/3x ही लिखना है। अब वो -2/3x x के इक्वल है अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, तो कैसे, वो देखिए यहाँ पर ये हमारा था -2/3x, ठीक। अब हमने क्या करा, -2/x की वैल्यू क्या है हमारे पास, √2/3, तो हमने लिख दिया इसको, क्योंकि ये 1/x है तो इसलिए √3/2 हो जाएगा ये, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि √2 यहाँ रखा, अपॉन में √3 किया और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो मैंने पोर्शन ऐसा का ऐसा ही लिखा। अब हम क्या कर रहे हैं, √3 से ही इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और √3 से डिवाइड करें, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, हम कर सकते हैं ऐसा। √2 से ही इसको मल्टीप्लाई करें और √2 से ही इसको डिवाइड करें, ठीक है। तो कोई इन दोनों चीज़ों से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर तो हमारा यही आ जाने वाला है। पर इसको सॉल्व करने का तरीके तो आप लोगों को, मैथ्स वालों को पता भी होगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब इससे हमें सॉल्व करने में आसानी मिल जाएगी, क्योंकि √3 इंटू √3 आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो ये -2 तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा आ जाएगा 3, √2 हमारा एज इट इज़ पहुंच गया। नीचे अगर हम देखें 3 को हमने एज इट इज़ लिखा, √2 और ये √2 दोनों मिलकर 2 बना लेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाएगा, और ये √3 हमारा ऐसा का ऐसा जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, आंसर हमारा क्या आएगा, -√2/3, और x की वैल्यू हमारी क्या थी, √2/3, तो ये माइनस है तो ये -x के बराबर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं -2/3x को हम -x भी लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर सॉल्व, तो बाकी सारी y की वैल्यू रख के देखिए आपके पास यही आंसर आएगा। तो हम इन्वर्स बना सकते हैं, बस इसका रो इसकी कॉलम बन जाती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक। तो इस तरह से हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में इसका x इन्वर्स जो है वो बना सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब हमारा नेक्स्ट काम है, क्योंकि हमें ये वाला फंडा यहाँ अपनाना है, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस ax को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ax को सॉल्व करेंगे, a की मैट्रिक्स जो हमने पहले बनाई हुई थी और x की मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स को बनाया और इसको मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करना तो मैंने आपको बताया, ये इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ, ठीक है। तो फिर आपकी ये फर्स्ट रो बन जाएगी, ऐसी सेकंड रो थर्ड रो आप बना सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में बहुत बार बता चुकी हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं करवा रही हूँ, आप चाहें तो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं।
ठीक। अब हमारे पास ये आंसर आया, ये जो मैट्रिक्स बन के आई ये आई ए एक्स की, ठीक। और हमें क्या करना है, ए एक्स को अब इस इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमें हमारी जो ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स है वो मिल जाएगी। उस ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स को हमने एस से डिनोट कर दिया, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, अब एक्स इन्वर्स वाली यहाँ पर बना दी और ए एक्स वाली ये बना दी, जो ए एक्स वाली थी वही हमने यहाँ बना दी, ठीक। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एस मैट्रिक्स जो है निकल के आएगी, यानी कि सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ए का एस में, ठीक है। और आप यहाँ देखेंगे इसको हम फर्दर रिड्यूस भी कर सकते हैं। फर्दर कैसे, ब्लॉक फैक्टराइजेशन से। इसमें हम क्या करेंगे, ये एक ब्लॉक बन सकता है और ये एक ब्लॉक बन सकता है, और इन दोनों ब्लॉक के अगर आप बाहर देखें तो नॉन जीरो एलिमेंट कहीं पर भी नहीं है, सारे के सारे जीरो ही हैं। तो ब्लॉक फैक्टराइजेशन से हम इसको स्मॉलर डायमेंशन वाली में रिड्यूस कर सकते हैं। ये है हमारी 3×3 वाली, फिर हमने जब रिड्यूस कर दिया तो हम इसको 2×2 में, और हम कर सकते हैं इसको 1×1 में। तो अब हमने क्या देखा यहाँ पर, वी फाइंड दैट द मैट्रिक्स ए विच इन्वॉल्व्स zeros along the diagonal and at the other places distributed unsymmetrically about the diagonal is transformed into the matrix x S which involves zero distributed symmetrically about the diagonal। देखिए ए मैट्रिक्स में क्या था, यहाँ पर एक तो डायगनल एलिमेंट जो भी हमारे डायगनल में आ रहे थे वो सारे के सारे जीरो थे, जबकि हमारे इसमें क्या है, जितने भी डायगनल एलिमेंट्स थे वो हमारे सारे कोई ना कोई नंबर आ रहा है, यानी कि नॉन जीरो आ रहे हैं। दूसरा क्या था, इस जीरो के अलावा जो और जीरो थे वो अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, कोई जीरो कहीं था कोई जीरो कहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो सिमेट्रिकली है। कैसे सिमेट्रिकली है कि दोनों जीरो इसी वन के ठीक ऊपर जा रहे हैं और बाकी के दोनों जीरो ठीक इसके सामने आ रहे हैं, तो बहुत सिमेट्रिकल चल रहा है इसमें, ठीक। Moreover, the non-zero elements in the matrix S are distributed along the diagonal into two blocks of the order 2×2 and 1×1 respectively। इसको अगर हम फर्दर रिड्यूस करते ब्लॉक फैक्टराइजेशन से तो हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे नॉन जीरो जो नंबर थे वो बाहर आ रहे थे, जबकि हम इसको कर सकते हैं क्योंकि हमारे जीरो जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम इसको आराम से 2×2 और 1×1 वाली मैट्रिक्स में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। If now the above similarity transformation involving the same matrices x and x minus 1 is extended to the corresponding matrices of the remaining symmetry operations of the point group C3V। अब हमने क्या करा, ये तो हमने C3 1 पे अप्लाई किया, ऐसे ही हम C3 2 पर, सिग्मा V1 पे, सिग्मा V2 पे, सिग्मा V3 पे, यही सब सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम अप्लाई करें तो हमें फिर से यहाँ पर एक फर्दर जो है इस टाइप की मैट्रिक्स, जो ये वाली मैट्रिक्स है, इस टाइप की मैट्रिक्स और मिल सकती हैं। कैसे, अब आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करा, अब यही सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हमने C3 2 पे सिग्मा V1 सिग्मा V2 सिग्मा V3 पर अप्लाई किया। ये बॉन्ड वेक्टर्स के जो हमने निकाली थी मैट्रिसेस बॉन्ड वेक्टर्स के बेसिस मानकर, तो हमारी ये निकली थी सिग्मा V3 के लिए भी सिग्मा V2 सिग्मा V1, और इस पर हमने अप्लाई किया कि इस पर x-1 और x से अप्लाई किया। तो जब आप ये सब कुछ एप्लीकेशन करेंगे तो आपकी जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो ये आएगी, और इसके बाद आप इसको फर्दर भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्दर रिडक्शन भी यहाँ पर दिखा रखा है। तो हमने क्या पाया अब इस चीज़ में, वी फाइंड दैट ईच ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज changed into a matrix involving non-zero elements along the diagonal and each one is factored into two identically situated 2×2 and 1×1 blocks। तो ये तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम जो देख रहे थे कि ये जो डायगनल एलिमेंट्स थे, अब कहीं पर अगर ये जीरो है तो ये सारे के सारे हमारे पास नंबर बन के ज़रूर आ गए हैं, जितने भी हम देखें यहाँ पर डायगनल एलिमेंट्स जो हमने पहले डिस्कस किया। और दूसरी चीज़ इसमें हमें क्या देखने को मिली कि यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि वी ऑल्सो फाइंड दैट द रिजल्टेंट मैट्रिसेस आर identical to the matrix representations based on the translational vectors tx and ty taken together and tz respectively। मतलब हमारे पास जो ये निकल के आई है ये फाइनल वाली मैट्रिक्स, ये हमारा अगर आप C3V पर ट्रांसलेशनल वेक्टर्स को बेसिस सेट माने और फिर उनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि tx एंड ty की एक साथ आएगी और tz की अलग आएगी। ये अगर आप करके देखें तो अच्छा है, और नहीं समझ में आए तो मुझे बताइएगा, मैं फिर एक और वीडियो इसके ऊपर भी बना दूंगी कि ये ट्रांसलेशन वेक्टर से कैसे ये इसके निकल के आंसर आता है इसका, ठीक है। तो ये आता है, मतलब tx ty के बेसिस पर ये निकल के आती है और tz के बेसिस पर ये निकल के आती है, ये सारी की सारी इसी तरीके से है। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल
उसी चीज़ के इक्वल है कि अगर हम बॉन्ड वेक्टर से किसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को ट्रांसलेशनल वेक्टर्स में चेंज कर दें, तो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से भी हम ऐसा कर सकते हैं और आप अलग अलग भी बना के दें, बॉन्ड वेक्टर की अलग बना सकते हैं और ट्रांसलेशन वेक्टर की अलग बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ट्रांसलेशन वेक्टर की आपको नहीं बनानी आ रही है, तो आपने क्या करा, बॉन्ड वेक्टर को सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से इस ट्रांसलेशन वेक्टर वाली में ट्रांसफॉर्म कर दिया मैट्रिक्स का, तो ये इसका फायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये दस द अबव सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वलेंट टू चेंजिंग द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बॉन्ड वेक्टर्स टू ट्रांसलेशन वेक्टर्स। जैसे अगर हम बॉन्ड वेक्टर्स से ट्रांसलेशन वेक्टर्स में मैट्रिक्स को चेंज करना चाहें, तो ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अच्छा, अब तो सिंस द मैट्रिक्स ए कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू मैट्रिसेस ऑफ द लोअर ऑर्डर्स, हमने ए कौन सी ली थी, हमारी ए जो आई थी वो 3x3 वाली थी। अब हमने 3x3 को किस में रिड्यूस कर दिया, 2x2 में और 1x1 में। तो इसलिए हमारी जो ये कहलाएगी, ये हमारी हो जाएगी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। और ये क्योंकि अगर ये हमारी फर्दर रिड्यूस हो गई, देखिए ये तो हमारी रिड्यूस हो ही नहीं पाएगी, लेकिन अगर हम ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से रिड्यूस कर पाए, वैसे ये भी नहीं होती, तो ये हमारी कहलाती है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और ये हमारी कहलाती है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि द रिप्रेजेंटेशन शोन बाय द मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमने उसे हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में चेंज कर दिया। इफ द रिजल्टेंट मैट्रिसेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर बाय अ सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, द कॉरेस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन इज सेड टू बी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर फाइनल वाली जो निकली है हमारी, अगर वो नहीं हो पा रही है फर्दर रिड्यूस, तो हम उसको बोलेंगे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। द इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन प्ले फंडामेंटल रोल इन द एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री टू मॉलिकुलर प्रॉब्लम्स। हमारे साथ जो आगे जो चलने वाली काम आने वाली चीज़ें हैं वो सारी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। और इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि ये सारा मेथड जो मैंने आपको बताया यही अप्लाई करना पड़े। अभी हम आगे देखेंगे ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम की हेल्प से हम इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को ईजिली डिड्यूस कर सकते हैं, तो वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ यही बताया था कि हमारे पास जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो होती हैं इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो ये था पूरा रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है। तो अगर एग्जाम में आता है लिखने के लिए कि क्या होता है, तो ये सारा आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कैरेक्टर ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन। हालांकि इसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैंने आपको मैट्रिसेस सिखाई थी, पर यहाँ पर भी हम देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि आपके यहाँ पूरा अलग से ये टॉपिक दे रखा है कि कैरेक्टर ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग से पूरा लिखा है कि अगर थियोटिकली लिखने को आ जाए तो आप क्या लिखेंगे। तो इट इज़ अ क्वांटिटी एसोसिएटेड विद अ रिप्रेजेंटेशन दैट कुड बी द सेम फॉर ऑल इक्वलेंट रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको एक बार बताया भी था कि इक्वलेंट जो भी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं उनको हम कहते हैं इक्वलेंट रिप्रेजेंटेशन, और जो हमारी इररिड्यूसिबल होती हैं उनको हम कहते हैं नॉन इक्वलेंट रिप्रेजेंटेशन। इक्वलेंट क्यों कहलाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने C2V पर निकाली, कोई मैट्रिक्स आपने बनाई, आपने बॉन्ड वेक्टर कोई मान लिया सपोज बेसिस सेट, ठीक है, आपने वहां पर C2 को Z माना, मतलब Z एक्सिस के अलोंग आपने C2 ले ली, तो आपको एक सेट मिल जाएगा मैट्रिक्स का। लेकिन अगर आप, जरूरी नहीं कि आप Z एक्सिस पर ही C2 ले, आप Y एक्सिस पर भी ले सकते हैं। तो अगर आपने Y एक्सिस पर C2 को माना तो आपको एक डिफरेंट सेट मिलेगा। फिर आप हो सकता है आप एक्स एक्सिस को मान लें, तो एक्स एक्सिस पर आपको डिफरेंट सेट मिलेगा। भले ही आपको 3 डिफरेंट सेट वाली मैट्रिसेस मिलेंगी, लेकिन वो सब की सब इक्वलेंट रिप्रेजेंटेशन कहलाएंगी, क्योंकि उनका कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल सेम होता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई भी है कि कैरेक्टर जो होगा वो सेम होगा जितनी भी इक्वलेंट यानी कि जितनी भी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगी, एंड डिफरेंट फॉर नॉन इक्वलेंट रिप्रेजेंटेशन, और इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए ये डिफरेंट हो जाता है। सच अ क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिमेन इनवेरिएंट इफ द बेसिस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज चेंज्ड। अच्छा, अब ये जो कैरेक्टर है, सच अ क्वांटिटी मैंने इस करेक्टर के लिए लिखा हुआ है, अगर आपने बेसिस सेट चेंज भी कर दिए तो ये कभी चेंज नहीं होगा। इनवेरिएंट माने अनचेंज, ये अनचेंज ही रहता है, ठीक। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड ट्रेस और कैरेक्टर ऑफ द मैट्रिसेस। तो इसी को हम बोल देते हैं कैरेक्टर, या हम इसको कई बार ट्रेस भी बोल देते हैं। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो फिर हम देखेंगे कैरेक्टर ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन, जैसे आगे आएगा मैट्रिक्स का क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होता है, या देख लेते हैं यहाँ पर कैरेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये तो मैंने आपको बताया, ये जितने भी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं बस आप उनको आपको प्लस कर देना है।
एलिमेंट से मतलब होता है जो भी यहाँ नंबर्स लिखे हुए हों। तो सपोज आपके पास ये ए मैट्रिक्स है जहाँ पर मैंने इसके कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं A11, A12, A13। कई बार आपको ऐसा भी लिखा हुआ कहीं बुक में मिल जाए कि A11, तो आप सोचें ये 11 से क्या मतलब है। तो 11 का मतलब होता है कि हमने यहाँ पहला हम रो बोलते हैं, फिर हम कॉलम बोलते हैं। तो पहला नंबर जो है वो रो के लिए है, ये फर्स्ट रो है, और दूसरा नंबर कॉलम के लिए, ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये। फिर ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो थी और ये सेकंड कॉलम। फिर ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम। तो इस तरह से ये, और ये देख लीजिए यहाँ पर 2 1 क्या है, ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो ये 2 1 2 2, इसका मतलब ये होता है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें कोई कहे कैरेक्टर, कैरेक्टर को हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ नंबर represented by the symbol chi. It can be defined as the algebraic sum of the diagonal elements of a matrix. तो हमने यहाँ पर ये मैट्रिक्स लिए 3 into 3 वाली, और अगर हमें कोई कहे कि इसका कैरेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, A11 प्लस A22 प्लस A33। तो ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं उनको प्लस कर देते हैं, तो वो उस मैट्रिक्स का कैरेक्टर हो जाता है। अब कैरेक्टर्स ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिसेस, कॉन्जुगेट मैट्रिसेस क्या होती हैं, जो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू एक दूसरे में चेंज हो जाए। तो जितनी भी कॉन्जुगेट मैट्रिसेस होती हैं उन सब का जो कैरेक्टर होता है वो सेम होता है। द कैरेक्टर ऑफ ऑल कॉन्जुगेट मैट्रिसेस आर आइडेंटिकल, that is the matrices corresponding to conjugate set of elements called a class would have the same character। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट्स हमारे सेम क्लास में हैं तो उनकी जो मैट्रिसेस बनेंगी और उनका जो कैरेक्टर होगा वो सेम होगा। यानी कि सेम क्लास वाली मैट्रिसेस का जो सेम क्लास वाले एलिमेंट्स की जो मैट्रिसेस बनती हैं उनका कैरेक्टर जो होता है वो सेम होता है। जैसे कि हम C3b पॉइंट ग्रुप में देखें, हमारे पास वहाँ पर एक E था, जो हमारा एलिमेंट था, वहाँ पर 2C3 से मतलब क्या था, C31 और C32, और 3 सिग्मा V थे, सिग्मा V1, सिग्मा V2, सिग्मा V3, या आप सिग्मा V डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश भी समझ सकते हैं। तो ये जो 2C3 लिखी हुई है, इसका मतलब 2C3 लिखने का मतलब है दोनों C3 जो हैं वो सेम क्लास में है, C31 और C32। तो अगर हम इनकी मैट्रिक्स बनाएं, और ये मैट्रिक्स के लिए हमने डिफरेंट सेट लिया है, मतलब आप कहीं पर आपको यहाँ माइनस लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर आपको यहाँ लिखेगा, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये C31 की मैट्रिसेस जो हैं वो डिफरेंट बेसिस सेट पर डिफरेंट सेट्स देती हैं। तो ये एक यहाँ पर जो सेट लिया हुआ है वो अलग सेट है, ठीक है। तो उससे जब हमने निकाला तो ये हमारा, अगर हम इसका कैरेक्टर निकाल के देखें तो हमने क्या करना है, इनको प्लस कर देना है। तो -½ और -½ -1 हो जाएगा, और -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर कैरेक्टर ऑफ C31 0 निकल के आएगा। ऐसे ही अगर हम C32 की देखेंगे तो C32 की -½ और -½ फिर से -1 हो जाएगा, और ये फिर से 1, तो ये फिर हमारा 0 आएगा इसका कैरेक्टर। तो C31 और C32 क्योंकि सेम क्लास में होते हैं, तो जो इनकी मैट्रिसेस होती है और इनके जो कैरेक्टर निकल के आएंगे वो हमारे सेम निकल के आएंगे, ठीक। तो आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो कैरेक्टर ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन लिखने को आए तो ये पूरा आप यहाँ पर डिटेल में दे सकते हैं। ठीक ऐसे ही हम कॉन्जुगेट मैट्रिसेस और भी देख लेंगे, जैसे C3b में सिग्मा V के लिए ये होगी, सिग्मा V1 के लिए ये, सिग्मा V डैश के लिए ये निकल के आई। तो अगर आप इसका कैरेक्टर निकालें, चाहे आप किसी भी, क्योंकि ये तीनों जो हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं और इनकी मैट्रिसेस भी कॉन्जुगेट मैट्रिसेस कहलाएंगी, तो इनके जो कैरेक्टर हैं वो सेम निकल के आएंगे। आप यहाँ से देख लीजिए, -1 +1 0 हो जाएगा, और ये बचा 1, तो कैरेक्टर निकल के आया 1। फिर हमने देखा -½ +½ कैंसिल हो जाएगा, खाली बचेगा 1। फिर यहाँ -½ +½ कैंसिल हो गया, बचा 1। तो ये तीनों के जो कैरेक्टर हैं वो 1 निकल के आए। तो जो कॉन्जुगेट मैट्रिसेस होती है, या हम कह सकते हैं जो एलिमेंट्स सेम क्लास में होते हैं उनकी जो मैट्रिसेस होती हैं उनके जो कैरेक्टर निकल के आएंगे वो सेम निकल के आएंगे। अब कैरेक्टर ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन, यहाँ रिप्रेजेंटेशन से मतलब इरिड्यूसिबल या रिड्यूसिबल जो रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर हमें किसी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर को बताना है तो हम कैसे बता सकते हैं कि इफ़ अ ग्रुप इज़ रिप्रेजेंटेड बाय E, A, B, C, इस टाइप की कुछ मैट्रिसेस हैं किसी ग्रुप में, उस ग्रुप को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया उसकी इतनी सारी मैट्रिक्स बना के, ठीक है। तो द रो ऑफ देयर कैरेक्टर्स स्टैंड फॉर अ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो जो उनके कैरेक्टर की रो बना देंगे हम, इसका कैरेक्टर लिख देंगे E का, फिर A का कैरेक्टर लिख दिया, फिर B का कैरेक्टर, C का कैरेक्टर, ऐसे अगर एक रो बन जाएगी तो वो हमारे कैरेक्टर ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहलाती है, ठीक। तो इस तरह से हम कैरेक्टर ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन, कैरेक्टर ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिसेस या कैरेक्टर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। तो पूरा अगर कैरेक्टर ऑफ रिप्रेजेंटेशन आए तो पूरी ये तीनों जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं।
सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, या उनको हम GOT यानी कि ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम की हेल्प से कैसे डिड्यूस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।